और जो गायनोकोलॉजी है वो है स्त्री रोगों से संबंधित स्टडी, और ऑब्स्टेटिक जो है वो प्रसूति योग से संबंधित। यहाँ पर आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पूर्व हम आपको बताएंगे ये कि जितना भी गायनोकोलॉजी हो चाहे ऑब्स्टेटिक्स हो, इनको जानने से पहले हमें अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स और प्लस इंडोक्राइन सिस्टम, उनसे रिलेटेड जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके जो ग्लैंड्स के हार्मोन्स हैं, उनका सिस्टम पूरा प्रॉपर चैनलाइजेशन कैसे क्या होता है वो पूरी जाननी आवश्यक है। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे में आप डिटेल नॉलेज नहीं लेने में पूरी तरह से नहीं सक्षम। अगर सीधे अर्थों में प्रसूति विज्ञान या ऑब्स्टेट्रिक्स की बात करते हैं तो यह एक सर्जिकल स्पेशलाइजेशन ब्रांच है, मेडिकल ब्रांच है। सर्जिकल स्पेशलाइजेशन मेडिकल ब्रांच इज कॉल्ड एज ऑब्स्टेट्रिक्स। हिंदी में इसे शल्यक विशेषज्ञता बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि जब तक हमारे यहाँ एलोपैथी नहीं थी तो उससे पहले क्या ऑप्स के सर्जन नहीं थे, उस समय भी थे। अंतर सिर्फ यह है। और हाँ, एक चीज़ और बताएंगे, गर्ग संहिता में और गरुड़ पुराण में इनका विस्तृत वर्णन मिलता है, खास करके ऑब्स्टेट्रिक्स का वर्णन बहुत मिलता है। यह अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसमें एक महिला और उसकी संतान की गर्भावस्था। अब बात ये आती है कि महिला और संतान की गर्भावस्था, महिला की तो गर्भावस्था होती है, क्या संतान की गर्भावस्था नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन का प्रारंभिक काल जो है वो गर्भावस्था में ही बिताता है। इसलिए महिला और उसकी संतान की गर्भावस्था, फिर डिलीवरी यानी प्रसव, और डिलीवरी के तुरंत बाद प्रसवोपरांत, डिलीवरी के तुरंत बाद जो इस कंडीशन होती है उसे बोलते हैं प्यूरपेरियम, यानी जन्म के ठीक की जो अवधि है वह काल। इन तीनों कालों के दौरान, तीनों समयों के दौरान किसी भी महिला की या जो प्रसूता है या गर्भिणी है, उसकी जो देखभाल की जाती है वह ये ऑब्स्टेट्रिक्स में आती है। या ऑब्स्टेट्रिक्स में ऐसी अवस्था में होने वाले परिवर्तन और उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका अध्ययन जो किया जाता है वह सारा ऑब्स्टेट्रिक्स में आता है। प्राणी विकास की जो प्रारंभिक अवस्था है, जो हम जीवन आता है उस जीवन की प्रारंभिक अवस्था वह भ्रूण कहलाती है, एम्ब्रियो जिसे बोलते हैं। और मानव में एम्ब्रियो का जो काल है वह 3 महीने का है। 3 महीने तक, कंसीव होने के 3 महीने तक का जो समय है वह किसी भी गर्भस्थ शिशु को हम एम्ब्रियो के रूप में या भ्रूण के रूप में जानते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स गर्भस्थ शिशु को फीटल बोलते हैं, और वो फीटल जब तक डिलीवरी नहीं होती है तब तक फीटस ही कहा जाएगा, और आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड इन्फेंट या चाइल्ड। अब ये सारी चीज़ों को समझने में एक बात सिंपल सी पहले हम प्रारंभिक अवस्था में बता दें कि फर्टिलाइजेशन के उपरांत जो फर्टिलाइज ओवा है वो फैलोपियन ट्यूब में विचरण करता है या फैलोपियन ट्यूब में सरवाइव कर रहा होता है, और उस समय उसका सेगमेंटेशन होता है, और वह सेगमेंटेशन जब होता है वह अवस्था या फेज मारुला फेज कहलाती है। तो उस मारुला फेज में पहले से तीसरे हफ्ते तक, 1 से तीसरे हफ्ते तक उसमें जो जर्मिनल लेयर हैं उनका विकास होता है। सभी बच्चों ने फिजियोलॉजी में उसमें अपनी प्रारंभिक जो बायो की क्लासेस ली होंगी या फिजियोलॉजी में शायद पढ़ा हो, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म। और इन्हीं जो डर्म हैं, जो लेयर्स हैं, इन्हीं के द्वारा शरीर के समस्त अंगों का विकास होता है। ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी आपको समझ में आ गई। इसको जानने से पहले हम
ये मैं आपके सामने इसका डिस्कशन करना आवश्यक समझते हैं कि इसके पीछे जो इंडोक्राइनोलॉजी कार्य करती है वह भी जान लें। हम जब फीमेल की बात आती है तो फीमेल गोनेट्स, उनके विषय में जब हम डिस्कस करते हैं तो फीमेल गोनेट्स मेन होते हैं कौन? ओवरीज। और ओवरीज में स्टेरॉइड हार्मोन्स भी उत्पन्न होते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि ओवरीज जो हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, और ये हार्मोन जो हैं हमारे फीमेल की बॉडी में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं फीमेल बॉडी में, और उससे जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वह तैयार होता है, और वह रिप्रोडक्टिव साइकिल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के परिवर्धन और वृद्धि को यानी डेवलपमेंट और उनके ग्रोथ को नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं। अब जब ये इतना आपको ये इसके विषय में ये सामान्य ज्ञान होने के बाद आप जब बात करेंगे तो ओवरी के जो मुख्य हार्मोन जो होते हैं वो कौन से हैं सभी को मालूम होगा? एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एक डेवलपिंग ग्रेफियन फॉलिकल की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला एस्ट्रोजन परिवर्धनशील ग्राफी पुटिक, हिंदी में बोलेंगे तो परिवर्धनशील ग्राफी पुटक या डेवलपिंग ग्रेफियन फॉलिकल की सेल्स के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले, तथा एक और चीज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ होता है? कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम का एक ड्राइव्ड हार्मोन है, ध्यान रहे ये ड्राइव्ड यानी व्युत्पन्न हार्मोन है कार्पस ल्यूटियम का। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस ल्यूटियम जो ओवरी है उनमें जब ओवल्यूशन हो जाता है, आफ्टर ओवल्यूशन जो रैप्चर्ड फॉलिकल्स होते हैं उनके माध्यम से बनता है। बहुत सिंपल सी बात आपको समझ में इसकी फिजियोलॉजी आ रही होगी। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें ओवल्यूटरी फेज होता है, उस ओवल्यूटरी फेज में जब एवोल्यूशन हो जाता है तो जो ग्रेफियन रैप्चर्ड फॉलिकल्स होते हैं उनसे कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, और कार्पस ल्यूटियम एक ड्राइव्ड हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं, उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। इनके क्या कार्य हैं इन पे डिस्कस करने से अच्छा है कि हम आगे बढ़ें और हम ये जानें कि यह जो पूरा का पूरा सिस्टम है हमारी बॉडी में, उसमें जो रिप्रोडक्शन की साइकिल है वो कैसे होती है। तो रिप्रोडक्शन को समझने से पहले सभी को, मेरे को नहीं बता ये समझ में आता है कि आपको उसके विषय में डिस्कस करें कि व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल सभी को पता है, उसकी पूरी फिजियोलॉजी पता है। उसको उससे आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे जो ओवरीज हैं, जो ओवरीज है उसके विषय में, कि ओवरी के विषय में जनरल हम आपको थोड़ा सा बोलेंगे या बताएंगे कि ओवरी इज द एक सॉलिड ऑर्गेन है। कैसा? एकदम सेमी सॉलिड ऑर्गेन, जिससे एक एंटीरियो लेटरल बॉर्डर के द्वारा अपने लिगामेंट की सहायता से हिलस से जुड़ा रहता है। किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। सभी को पता है कि ओवरी से एवरी मंथ वन साइड एंड अल्टरनेट, एक कभी बाएं कभी दाएं, ओवरी से अल्टरनेटली ओवम जो हैं उनका निर्माण होता है। और ओवम किसमें आते हैं? जो पेरिटोनियल कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी है उसमें आ जाते हैं, और उनसे उन्हें फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर जो फैलोपियन ट्यूब के होते हैं उन्हें वो कैच कर लेता है, और वो फैलोपियन ट्यूब में जाके अंदर की ओर सरवाइव करने लगते हैं, अंदर की तरफ जाने लगते हैं फैलोपियन ट्यूब से इधर यूट्रस की ओर। इसी बीच में जब स्पर्म का इसको स्पर्म और ओवम का आपस में कंजुगेशन होता है तब वो फर्टाइल होते हैं। ये फर्टिलाइजेशन
की स्थिति जो होती है, यह फर्टिलाइजेशन होने के उपरांत जो फर्टाइल ओवा है वह, या जाइगोट उसे बोलेंगे, जाइगोट, वो जाके कहां पर पहुंचेगा? यूट्रस के इनर वॉल पे कॉर्नर एरिया में, जहां की फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस दोनों एक दूसरे के शुरुआती अवस्था में दोनों मिलने की अवस्था होती है, जगह होती है, स्पेस होता है, उस पोजीशन पर वहां पे जाके इम्प्लांटेशन इनका होता है। फर्टिलाइजेशन को जब समझें तो इसमें एक जो स्पर्म या क्या बोलेंगे उसको, मेल मेल एपिडिडाइमस में संग्रहित जो स्पर्म होते हैं, या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया से उत्पन्न होने वाले स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म जो होते हैं, वो एक मूवेबल होते हैं, मोटिल कंडीशन में होते हैं, और वो आफ्टर कपुलेशन वास डिफरेंस के में सिकुड़कर उनके इजैकुलेटरी डक्ट में आते हैं, और फिर जब कपुलेशन की प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से वजाइना में जाते हैं। वजाइना में जाने के बाद फिर वो जाइगोट की संरचना बनाते हैं। जाइगोट से फिर इम्प्लांटेशन होता है, कहाँ पर? यूट्रस में। यूट्रस में इम्प्लांटेशन किसका होता है? फर्टाइल ओवा का, फर्टिलाइज्ड ओवा का। और फर्टिलाइज्ड ओवा पहले जो ओवेरियन डक्ट है, उस ओवेरियन डक्ट तथा उसके बाद में जो यूट्रस है उसमें जाकर उसका सेल डिफ्यूजन या कोशिका विभाजन होता है, जो कहलाता क्या है? विदलन या क्लीवेज। और ये क्लीवेज क्या है? जो एम्ब्रियो है, उस अभी हमने पहली शुरुआत में आपको बताया था, एम्ब्रियो की से पूर्व की अवस्था मारुला, उससे फिर ब्लास्टोसिस में परिवर्तित हो जाता है, और ब्लास्टोसिस का जो बाह्य स्तर होता है वो कवच की भांति होता है, एज ए उसका प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट भी बोलते हैं। और वो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है एक तरह का पोष कारक होता है, उससे उसमें जो संरचना ऊपर की कवरिंग होती है वो उसे एक सुरक्षा प्रदान करता है। ट्रोफोब्लास्ट ही जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, या उसे कोरियन या एमनियन होता है, वह उसका निर्माण करता है। कौन? ये ट्रोफोब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम उसका निर्माण कोरियन या और एमनियन का करता है। इसके बाद जो इनर सेल मास बनता है वह एम्ब्रियो में एक फॉर्मेटिव सेल्स कहलाती है, अभी एम्ब्रियो की प्रारंभिक अवस्था है। इसके बाद पूर्णतया जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, और जो यह मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके, जो आपको सबको पता होगा कि ओव्यूलेशन का एक टाइम होता है, कितना होता है? 13 से 14 दिन। ओव्यूलेटरी जो फेज होती है, ओव्यूलेशन जो होता है 13 से 14 दिन होता है। ये सारी प्रक्रिया समझने के बाद अब बात आती है कि आप ये जो प्रसवोत्तर या प्रसव का जो समय होता है उससे पूर्व गर्भावस्था यानी गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड की जब हम बात करते हैं तो सभी को पता है कि यह कितने दिन की होती है? 280 दिन। 280 दिन में 13 दिन या 14 दिन माइनस करने के बाद 264 या 266 या 67 दिन बचते हैं। सामान्य तौर पर 280 दिन कहा जाता है, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे 264 या 63 दिन की, 266 या 67 दिन की गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। 40 हफ्ते का भी इसे कहा जाता है, जब हफ्ते में डिनोट करते हैं तो 40 हफ्ते की होती है। यह गेस्टेशन पीरियड जो होती है इसमें तरह तरह के कई प्रकार के परिवर्तन उस गर्भवती स्त्री में दिखते हैं, और यह गर्भवती स्त्री में जो परिवर्तन होते हैं उनके अनुसार और उनके लक्षणों के अनुसार अलग अलग तरह से 3 फेज में या 3 क्लास में उनको हम बांटते हैं। किसको? गर्भावस्था को 3 वर्ग में बांटा जाता है। इन सबको
इन सबको सम्मिलित रूप में जब हम पढ़ते हैं तब हमें ये ज्ञान मिलता है कि गर्भवती स्त्री में जो ये परिवर्तन देखने में आते हैं। एक मिनट बेटा, 2 मिनट रुको, हम जरा देख लें स्क्रीन पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है ठीक है। तो यह जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वो हमने बोला कि 3 से उसमें बांट दिए जाते हैं। इनको कौन कौन सा? प्रारंभिक जो सगर्भता काल होती है उसका प्रारंभिक त्रिमास यानी 3 महीने की जो 12 सप्ताह के प्रथम 12 सप्ताह होते हैं प्रारंभिक त्रिमास में बांटा जाता है। फिर मध्य काल जो होता है वो 13 से 28 सप्ताह का, यानी तीसरे के बाद चौथा, पांचवा और छठा महीना ये मध्यकाल में। और उत्तर काल जो प्रसव से पूर्व के जो 3 महीने होते हैं उन्हें उत्तर सगर्भता काल कहते हैं। इस अवधि में बहुत तरह तरह के परिवर्तन होते हैं। प्रारंभिक जो सगर्भता काल होती है उसको हम जब उसके बारे में जब डिस्कस करते हैं या अध्ययन करते हैं तब हम देखते हैं कि जो लक्षण दिखाई देते हैं उनमें सबसे पहला लक्षण है एमनोरिया अर्थात अनार्तव की कंडीशन। गर्भधारण के वय काल के अंतर्गत किसी भी स्त्री को एकाएक या संपूर्ण अनार्तव हो जाना, यह प्रधान कारण या प्रधान लक्षण दिखाई देता है किसमें? इस सगर्भता में। सामान्य तौर पर अपवाद स्वरूप कई कारणों से यह स्थिति एमनोरिया की या अनार्तव की देखने को मिलती है, किंतु केवल ऐसे स्त्रियों में जिनमें सगर्भता के लक्षण दिखाई देते हैं उनमें पहला सिम्टम कौन सा है? एमनोरिया का, यानी कि एकाएक अचानक पूरी तरह से एमनोरिया की कंडीशन दिखाई दे, यानी अनार्तव की कंडीशन उनमें दिखाई दे। दूसरी बात यह है कि जिन स्त्रियों में नियमानुसार टाइम टू टाइम उचित समय पर मेंसेज हो रहा है उनमें भी अचानक अनार्तव हो जाने पर सबसे पहले इस बात की ही वो संभावना मन में या डॉक्टर ये करते हैं कि उनमें हो सकता है गर्भावस्था की स्थिति हो, तो पहली जांच इसी बात की होती है। दूसरी कि कदाचित सगर्भता के उपरांत भी 1 या 2 बार आर्तव की संभावना देखने को मिलती है और उनकी तारीखों पर थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होने की भी स्थिति देखने को मिलती है। यह अपवाद स्वरूप ऐसे कई केसेस में देखने को मिलता है। दूसरा सिम्टम कौन सा है? मॉर्निंग सिकनेस। पहला कौन सा बताया? एमनोरिया। सेकंड सिम्टम है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस में प्रातः वमन। ये लक्षण 6ठे और 7वें हफ्ते में दिखाई देते हैं और 12वें सप्ताह तक रहते हैं। पहले लगभग 50% गर्भवती स्त्रियों को प्रातः काल उठते ही, नींद से जैसे ही उठते हैं उस समय नौसिया की कंडीशन देखने को मिलती है, यानी उनका जी मिचलाने की स्थिति देखने को मिलती है। जब वो वॉमिट करती हैं तो उनमें थोड़ा थोड़ा झाग युक्त तो वॉमिटिंग भी उनको होती है। इससे कोई स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु यह शरीर में होने वाले जो हार्मोनल चेंजेज हैं, शरीर की फिजियोलॉजी में जो चेंजिंग आती है उसका प्रभाव दिखाई देता है इसमें। तीसरा कंडीशन, जो तीसरा लक्षण दिखता है वह ब्रेस्ट पे दिखता है। ब्रेस्ट में भारीपन, चुभन और उनका विवर्धन यानी इनलार्जमेंट, ये 3 मेन उनमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। लेकिन विशेष करके जो पहली बार कंसीव करती हैं ऐसी स्त्रियों को चौथे और छठे महीने में अनुभव होने लगता है इन सिम्टम्स का। तीसरा के बाद चौथा लक्षण देखने को मिलता है मिक्चुरेशन का, यानी बार बार यूरिनेशन के लिए जाने की इच्छा या यूरिनेशन होना। प्रायः सभी जो गर्भिणी स्त्रियां होती हैं उनमें यह प्रारंभिक सगर्भता काल में इस कंडीशन को, लक्षण को
प्रायः देखा जाता है और यह कोई चिंताजनक स्थिति नहीं होती, ये सामान्य स्थिति होती है। कारण उसके पीछे जब यूट्रस इनलार्ज होता है तो उसका प्रेशर ब्लैडर पे पड़ता है और वही कारण है कि बार बार अत्यधिक मिक्चुरेशन की कंडीशन देखने में मिलती है। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्यान्य लक्षण भी हैं। अन्यान्य लक्षणों में सबसे मेन लक्षण दिखता है कॉन्स्टिपेशन का। कॉन्स्टिपेशन मीन्स सगर्भता की अवस्था में ऐसा लक्षण बहुत ज़्यादा दिखाई देता है कि पेट का साफ नहीं होना। और उसमें सबसे एक और अन्यान्य लक्षण में आता है सलाइवेशन, सेलिवेशन, सॉरी क्या बोलेंगे उसे, सलाइवा बार बार मुंह में आता है जो अत्यधिक लार मुंह से निकलती है, वह स्थिति भी देखने को मिलती है। मुंह से बार बार लार आना, मुंह हर समय लार से भर जाना, भूख की भी कमी देखने को मिलती है और कुछ असामान्य चीजें खाने की इच्छा। असामान्य चीजों में जैसे ग्रामीण इलाकों में देखा गया है कि कुछ लोगों में मिट्टी के पकी हुई मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको खाने की इच्छा जगती है, यानी कि खड़िया टाइप की जो जिनसे कैल्शियम कार्बोनेट जिनमें ज़्यादा होता है उन चीज़ों को की इच्छा होती खाने की। कैरी वगैरह या कुछ खट्टी अचार, ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। ये तो लक्षण दिखाई दिए। इसके अतिरिक्त दूसरा चीज है कि कुछ शरीर में कुछ ऐसे स्पॉट्स या ऐसे चिन्ह भी दिखते हैं जिनके माध्यम से जाना जाता है कि वह स्त्री इस समय गर्भिणी है। पहला, पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन ये 12वें सप्ताह तक जो एरियोला है उस पे और निप्पल पर एक डार्क कलर का उनका कलर डार्कनेस में ले लेता है और ऐसी स्थिति ज़्यादातर सभी प्रारंभिक और पहली बार जो प्राथमिक तौर पर गर्भवती होती हैं स्त्रियां उनमें सामान्य तौर पर देखा जाता है और जब जो बहुप्रसूता हो जाती हैं उनमें ये धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा और एक लक्षण, उनके आंखों के चारों ओर काले घेरे भी दिखने लगते हैं। ये सभी समझ रहे होंगे बच्चे कि चूंकि ब्लड बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने लगता है, जो बॉडी में ब्लड है वो फीटस पे, एम्ब्रियो पे भी जाके उसका असर होता है। हाँ, एक चीज़ और, आप सब फीटल ब्लड सर्कुलेशन भी एक बार फिजियोलॉजी में तैयार कर लेना, हो सकता है ये भी हो सकता है कि आ जाए क्वेश्चन में। और फीटल ब्लड सर्कुलेशन और एक प्लेसेंटल सर्कुलेशन और प्लेसेंटा का पूरा डिटेल, ये दो सब क्वेश्चन जरूर से जरूर नोट कर लेना। हो सकता है इन पे भी कुछ आ जाए क्योंकि पिछली साल मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आया था, हो सकता है आपकी बार प्लेसेंटा या फीटल ब्लड सर्कुलेशन पे कोई क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद एक और ब्रेस्ट पे एक सबसे खास क्या लक्षण होता है जो अनुभूत होता है स्त्रियों को, वो क्या है कि उनमें टेंशननेस होती है, टेंडरनेस होती है, यानी कि प्रेशर का वेदना, वो टेंडरनेस, और एक टेंशन यानी उनमें तनाव की अनुभूति, ऐसा उनमें महसूस होता है। और साथ साथ में जो वो उनके पर्व होते हैं, उनके आसपास एरियोला के ऊपर एक नोट्स से पाए जाते हैं, वो नोडुलर फॉर्म में महसूस होते हैं। उनको टच करने से ऐसा महसूस होता है कि उनमें कुछ पेन सा महसूस होता है। ये तो कुछ उनमें चिन्ह दिखाई देते हैं। एक और जो होता है इसमें से लक्षण दिखता है वह यह है कि जो एरियोला है उसके बीच में मॉन्टगोमरी जो ट्यूबरकल्स हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं और उनके कारण ट्यूबरकल्स की जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं उनमें कलेक्शन बढ़ जाने के कारण से ये स्थिति बनती है। यानी मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल्स हैं वो इनलार्ज होते हैं। क्यों? क्योंकि आसपास की सिबेशियस ग्लैंड कलेक्टेड हो जाती हैं, उस वजह से यह स्थिति देखने को मिलती है। उसके बाद जो सेकेंडरी अवस्था यानी सेकेंड फेज जो होता है गर्भावस्था का, उसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं उनकी चर्चा हम अब आपसे करेंगे। द्वितीय अवस्था में यानी मध्य सगर्भता काल जो होता है वह, अच्छा इससे पूर्व जो प्राथमिक अवस्था है इसी में अल्ट्रासोनिक बहुत सारे जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो प्रारंभिक अवस्था में होते हैं। लेकिन आयुर्वेद और अन्य भारतीय परंपराओं में, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में
बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में अल्ट्रासाउंड साउंड कराने के लिए निषेध किया जाता है, रोका जाता है कि आप ना कराएं। कुछ समय डिले होने के बाद कम से कम 4 से 6 हफ्ते का टाइम हो जाए तब कराना चाहिए। लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में डॉक्टर्स ऐसा करा सकते हैं, वो उनके विशेष अधिकार में आता है। वो उनकी अपनी स्वयं की विवेक पर निर्भर करता है, प्रैक्टिशनर की। फिर मध्य सगर्भता काल में जो लक्षण दिखाई देते हैं उनमें नॉर्मल सा है कि एमनोरिया तो होगा ही होगा, 4 से 7 महीने का उसमें अनार्तव रहता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, सीज होता है। उसके बाद जो उसमें प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, ये सेकंड मेन कैरेक्टर उसमें दिखता है, लक्षण दिखता है, सॉरी मेन सिम्टम दिखाई देता है, वो यह कि प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, ये लक्षण प्रायः चौथे महीने से प्रारंभ होता है, उसके बाद ज्ञात होता है। फिर प्रथम गर्भ स्पंदन, ध्यान देने की बात है कि पहला जो फीटल बीट है वह सुनाई देता है पहली बार, यानी बच्चे की सक्रियता या गति का अनुभव 18वें से लेकर 20वें सप्ताह में मिलती है। जो मल्टी पेयर यानी बहुप्रसूताएं होती हैं उनमें प्रथम सगर्भा से 1 सप्ताह पहले ही गर्भ स्पंदन का अनुभव प्राप्त हो जाता है, यानी चूंकि कई बार उनमें प्रसूता बन चुकी होती हैं 1-2 बार, तो उनमें वैसी स्थिति उन्हें पहले से ही पता चल जाती है। जो गर्भ स्पंदन का अनुभव करना होता है वह क्विकनिंग कहलाता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि पेट में जब कभी कभी कोई उथल पुथल होती है, वह स्थिति क्विकनिंग कहलाती है। अब इसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं किन पे? ब्रेस्ट में क्या है कि उसमें चुभन बढ़ जाती है, और उनका जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट में भारीपन बढ़ जाता है, और बार बार जो सुबह की मॉर्निंग सिकनेस होती है या मिक्चुरेशन की स्थिति होती है, ये अपने आप 12वें सप्ताह खत्म हो जाती है। यानी मॉर्निंग सिकनेस जो फर्स्ट पेज में जिसके बारे में जाना वो, और मिक्चुरेशन की कंडीशन धीरे धीरे करके सामान्य हो जाती है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चरल कंडीशन आप जब अध्ययन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एक सामान्य अवस्था में जब यूट्रस इनलार्ज होना महसूस हो ही जाता है प्रारंभ, तो ब्लाडर अपने आप को उसको अपने आप पता चल जाता है कि हाँ अब इस पर दबाव आना ही है, तो बार बार मैच्योरेशन की कंडीशन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसी फेज में जो कुछ स्पेसिफिक चिन्ह या साइन दिखाई देते हैं बॉडी पर, उनमें वही पहला क्या है? पिगमेंटेशन। बढ़ती हुई जो सगर्भता काल है उसके साथ साथ उन सभी स्थानों की जिनका वर्णन प्रारंभिक अवस्था में हमने किया, उनमें वर्णक युक्तता यानी पिगमेंटेशन बढ़ जाती है। 20वें सप्ताह में निप्पल के चारों ओर एक पिगमेंट डिपोजिशन यानी डिपोजिट हो जाता है। पिगमेंट जो है चारों ओर डिपोजिट हो जाता है, और वह एरियोला के लगभग 1 इंच बाहर तक फैल जाता है, एरियोला के एरिया से और आगे बढ़ जाता है। यह क्या कहलाता है? सेकेंडरी एरियोला कहलाता है। यह अनुसांगिक होता है। यह प्रायः प्रथम बार जो सगर्भा होती है उनमें ये कंडीशन बहुत सामान्य तौर पर देखने को मिलती है। और सबसे खास चीज कि ब्रेस्ट में एक स्फुरण भी, यानी एक चुभन जैसी स्थिति, और साथ में इनलार्जमेंट बढ़ता रहता है। उसके जो स्किन होती है उसके नीचे की जो वेन्स होती हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं। मॉन्टगोमरी जो ट्यूबरकल्स हैं वो भी और बढ़ जाती हैं, और 16वें सप्ताह के बाद उन निप्पल्स को दबाने पर एक थोड़ा सा सिक्रीशन सा भी निकलता है, या सिक्रीशन सा अनुभव होने लगता है। इसमें कुछ एब्डोमेन पर एक स्पेसिफिक प्रकार के चिन्ह या सिम्टम तो नहीं बोलेंगे, साइन दिखाई देते हैं। वो क्या है? पहला है इंस्पेक्शन, यानी हम जब देखते हैं सामने से तो उन्हें महसूस होता है, या स्वयं वो गर्भवती स्त्री अपने आप को देख सकती है। उसमें होता है लाइना निग्रा सभी ने पढ़ी होगी फिजियोलॉजी में, मार्कोलॉजिकल कंडीशन में। जो नेवल यानी जो नाभि है, नाभि से लेकर प्यूबिक एरिया तक एक हेयर
की महीन सी एक लाइन सी जाती है, उसको बोलते हैं लाइना निग्रा, जो अमूमन दूर से दिखती नहीं है, जब गौर से देखते हैं तब दिखती है। वो लाइना निग्रा इस कंडीशन यानी जब तीसरी मध्य अवस्था होती है तो वो उभर जाती है और महसूस होने लगती है, दूर से दिखाई देने लगती है, जो कि मॉन्स प्यूबिस तक जाती है, यानी एब्डोमेन के से लेकर मॉन्स प्यूबिस तक जाने वाली, और ये कॉन्फर्म कार्टिलेज यानी खड्गाकार उपास्थि के रूप में बीच बीच में वर्णक रेखा यानी पिगमेंट लाइन के रूप में दिखाई देने लगती है। कौन से हफ्ते में? 20वें सप्ताह, और ये पूरी तरह से स्पष्ट दिखने लगती है 20वें सप्ताह में। इस समय जो एब्डोमिनल एनलार्जमेंट है वह भी दिखाई देने लगता है। इसको पल्पेशन के माध्यम से भी देखा और जाना जा सकता है। 13वें सप्ताह के बाद जो पेल्विक एरिया है वह ऊपर की ओर इनलार्ज हो जाता है, और उसके बाद 15 दिन में 1 इंच ऊपर, हर 15 दिन तत्पश्चात प्रति 15 दिन में हर 15 दिन पे 1-1 इंच करके ऊपर चढ़ता रहता है, और ये 18वें सप्ताह तक कहाँ तक पहुंच जाता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर तक। और उसके उपरांत जो एब्डोमेन के बीच की स्थिति यानी उदर मध्य स्थिति में एक कोमल, गोल और इलास्टिक उत्सेद यानी स्वेलिंग सी महसूस होने लगती है। यह कुछ चिन्ह इसमें दिखाई देते हैं जो बीच की यानी मध्य अवस्था होती है इसमें। इसी समय में गर्भ की जो हृदय गति होती है, हृदय की यानी किसकी? फीटल की। अभी तक बीच जो प्रारंभिक अवस्था है उस समय जो गर्भ में जीव है उसको हम इम्ब्रियो बोलते हैं यानी भ्रूण बोलते हैं, और मध्यावस्था से वो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम लोग फीटस बोलते हैं। तो फीटस में एक हार्ट बीट स्टार्ट होना, महसूस होना, सुनाई देने लगती है, जो कि गर्भ के पृष्ठ भाग पर सुनाई देती है। इस ध्वनि की स्थिति गर्भ की स्थिति यानी पोजीशन और सगर्भता काल के टाइम पे जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होती है उस पर निर्भर करती है। जो ये आप इसकी फीटस की स्थिति है उस पर और ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इन दोनों पर ये हार्ट बीट की ध्वनि निर्भर करती है। प्रारंभिक अवस्था में गर्भ की जो हार्ट बीट होती है वह 120 से 140 पर मिनट होती है, 120 से 140 पर मिनट होती है। इसके बाद और कई सारी चेंजिंग उसमें साइन दिखाई देते हैं, जैसे कि फंडस यूटेराई 16वें सप्ताह में, प्यूबिक सिम्फाइसिस के 2 इंच ऊपर 24वें सप्ताह में, नाभि के पास, फिर 28वें सप्ताह में नाभि से लगभग 2 इंच ऊपर और अनुभूत फील किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कौन सी अवस्था? यानी जो उत्तर अवस्था यानी उत्तर सगर्भता काल। उत्तर इन सब के बीच में हम एक बात और आपको बताएं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ऑब्स्टेट्रिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें परफ्यूजन एसोकुलेशन वगैरह यानी कैसे श्रवण करें, सुने या जाने, तो ये सारी चीज़ें आपको इससे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही काफ़ी है। केवल आप ये जान लें होती क्या है सगर्भता काल, उसके क्या लक्षण हैं, बस इतना जान लें। उनका ऑब्जर्वेशन आपको करना नहीं, वो तो गायनेकोलॉजिस्ट करेगा। केवल आप अपने पेशेंट जो आते हैं उनको ये जान सकें कि वो किस स्थिति में है, कौन सी फेज में वो सफ़र कर रहे हैं, केवल इतना आपको जानना है। उसके अनुसार आप उनको मैनेजमेंट दे सकें, इसलिए इनके विषय में डिस्कस करना अनिवार्य है। प्रायः इसी टाइम पे आप लोग देखते होंगे ना, स्टेथोस्कोप आपने यूज़ किया होगा, तो स्टेथोस्कोप का जो जहाँ पर कवरिंग होती है प्लास्टिक की, वो तो हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं। जो पलट के यूज़ किया जाता है वो इसी के लिए किया जाता है, जो फीटल हार्ट बीट होती है उसको देखने के लिए करते हैं। उसके बाद जब उत्तर सगर्भता काल की जब बात आती है तो उसमें कुछ विशेष लक्षण हमें दिखाई देते हैं। उन लक्षणों में अनार्तव तो होता ही है, यानी एमनोरिया की कंडीशन तो होती है जो 8 से 9 महीने तक आगे भी चलती रहती है, लेकिन प्रेशर सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। दाब जनित सिम्टम यानी जो दबाव के प्रभाव के कारण होने वाले लक्षण हैं वो भी दिखाई देते हैं।
ये दबाव के प्रभाव के कारण होने वाले लक्षण क्या हैं? टखने और पैरों पे एक सोथ या एडिमा की कंडीशन। टखने टखने सभी समझ रहे होंगे, और पैरों में यानी फीट पर, यानी एंकिल और फीट पर एडिमा की कंडीशन दिखाई देना। अमूमन गांव में बोलते हैं ना, पैर भारी हो गए, तो पैर भारी यही कंडीशन होता है कि उनमें जब एडिमा की कंडीशन दिखते हैं, वो वही उसी कंडीशन को बोलते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से प्रेशर बनता है, प्रेशर की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन डाउन होता है, और ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ये स्थिति दिखती। क्यों होता है? कभी कभी ये एडिमा की कंडीशन उसके कारण से भी होती, अनीमिया के कारण से भी होती है। दूसरी चीज क्या है कि ऊपर की ओर जो बढ़ता हुआ यूट्रस है वो आंतों को भी ऊपर की ओर धकेलता है या विस्थापित करता है, जिससे होता क्या है, डायफ्राम की जो स्वतंत्र गति है, फ्री मूवमेंट है, उसमें बाधा उत्पन्न होने लगती है। और वह डायफ्राम की जो मूवमेंट है उसमें बाधा होने के कारण प्रायः ये देखा गया है कि 8वें से 9वें महीने में जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनमें बहुत सारा एक्सटर्नल डिस्पेनिया की कंडीशन, यानी कि उसे बोलेंगे कष्ट श्वास, यानी श्वास में दिक्कत होना अनुभव महसूस करती, ऐसा अनुभव करती हैं कि श्वास में सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगती है। प्रथम जो सगर्भा होती हैं, जो पहली बार गर्भवती होती हैं, ऐसी स्त्रियों में 36वें सप्ताह तथा जो मल्टी होती हैं, यानी जिनमें कि कई बार प्रसव हो चुका है, ऐसी स्त्रियों में 38वें सप्ताह के बाद ये जो स्थिति है, यह स्थिति धीरे धीरे नीचे की ओर जाने के कारण दाब हट जाता है और कष्ट श्वास भी खत्म हो जाता है। ये एक सामान्य स्थिति देखने को मिलती है, इसमें कोई ये नहीं है कि हाँ श्वास की बीमारी हो गई है, जो कि शरीर पर दबाव पड़ता है उस वजह से ये स्थिति बनती है। एक और चीज देखने को मिलती है, जो वेन्स होती हैं उन पे दबाव के कारण पैरों और वल्वा की जो वेन्स हैं उन पे वेरिकोज की स्थिति हो जाती है, और ये क्या कहलाती है, हीमोरॉइड्स भी बढ़ जाते हैं, यानी एनल पार्ट में और कहीं भी एनल पार्ट में और एरियाज में हीमोरॉइड्स बढ़ जाते हैं। और एक चीज की, जब इसमें नॉर्मल सा सिम्टम है कि एब्डोमेन जो है वो इनलार्ज हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी मैच्योरेशन की, वह भी कभी कभी ऐसा देखा गया है कि वह उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। अब इनमें जो साइन दिखाई देते हैं उनके विषय में डिस्कस करेंगे कि जब हम उदरीय परीक्षण करते हैं, एब्डोमिनल जब जांच करते हैं, तो सामान्य तौर पर मार्फोलॉजिकल जांच से होती है, केवल देखने से वो करनी है। वो स्थिति जो होती है उसमें हम जो लाइना निग्रा होती है, यानी जो हमने लाइन बताई थी कहाँ से, नाभि से लेके मॉन्स बेरिनस यानी प्यूबिक एरिया तक जो जाती है, वो लाइन और ज़्यादा डार्क हो जाती है और अधिक स्पष्ट यानी दूर से दिखाई देने वाली हो जाती है, और इसी को सगर्भ रेखाएं या स्ट्रेस ग्रेविडेरियम भी कहते हैं। और एक चीज, जो लोअर एब्डोमेन है उसके आगे और पीछे के भाग में यह दिखाई देने लगती है। आगे पीछे लोअर एब्डोमेन मीन्स जब हम उसकी किसी गर्भवती स्त्री का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन एक अलग अलग पार्ट में दिखाई, मतलब पार्ट से दिए जाते हैं, उनमें दोनों में ये आगे पीछे दिखाई देने लगती है। एक और चीज है कि 28वें सप्ताह में नाभि के पास से लेकर जो स्पेस होता है वहां से त्रिभाग होता है, उसमें एक, और 32वें सप्ताह में एक मध्य अवकाश में बन जाता है। ये जो आपस का लाइना निग्रा का एरिया है वो सबसे ज्यादा एक तरह से आइडेंटिफाइंग साइन की तरह प्रयोग की जाती है। अब इसमें सबसे मेन जो सगर्भता के लक्षण, उनको आप चाहें तो राइट डाउन करते जाएं, एक एक दो दो शब्द में हम आपको बोलते जाएंगे। सगर्भता का जो डायग्नोसिस होती है वह सगर्भता के निदान अर्थात डायग्नोसिस, उसके लक्षण और उनके चिन्हों पर निर्भर करती है, जिनका सामान्य सा एक संक्षिप्त विवरण हम आपको बताने जा रहे हैं।
सगर्भता के लक्षण में सबसे पहला है अनार्तव या एमनोरिया, यानी संपूर्ण सगर्भता काल तक किसी भी कंडीशन में मेंसेस नहीं होता है। दूसरा है मॉर्निंग सिकनेस या प्रातः वमन, केवल प्राथमिक त्रिमास में, यानी प्रारंभिक जो सगर्भता काल है, प्रारंभिक सगर्भता काल है, उसमें केवल मॉर्निंग सिकनेस की कंडीशन देखने को मिलती है। तीसरा क्या है कि जो ब्रेस्ट हैं उनका इनलार्जमेंट और प्लस उनमें पेनिट्रेशन या चुभन की स्थिति होना, यह भी संपूर्ण सगर्भता काल में व्याप्ति है, यानी पूरे के पूरे 9 महीने तक ये देखने को मिलती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन ये 6 से 16वें सप्ताह तक, और फिर उसके बाद जब आसन्न प्रसव होता है, यानी डिलीवरी का टाइम आने का होता है, उससे कुछ समय सप्ताह पूर्व तक यह देखने को मिलती है, बीच में नहीं होती है। और कॉन्स्टिपेशन कभी कभी पूरी की पूरी सगर्भता काल तक दिखती है। इसीलिए बोला जाता है ना कि गर्भवती स्त्री को ज़्यादातर हरी पत्तेदार सब्जी का और हरी सब्जी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। खूब अच्छा आहार, संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। क्यों? रफ मटेरियल जब जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो किसी भी प्रकार के विटामिन मिनरल की कमी नहीं होगी। उसके बाद 18वें सप्ताह से 40वें सप्ताह तक जो गर्भ स्पंदन या फीटल बीट है वह सुनाई देती है। अब नेक्स्ट जो है उनके विषय में हम चर्चा करें, या सिंपल सामान्य तौर पर कुछ चीजें बता दें, जैसे कि चिन्ह वो क्या है, साइन क्या है इसके किसके, प्रेगनेंसी के। नंबर 1 पिगमेंटेशन, फिर ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, सेकंड है यूट्रस का विवर्धन या यूट्रस इनलार्जमेंट, और चौथा है जो यूट्रस है उसका सविरामी संकुचन और शिथिलन। ये विशेष बात है, हमने अभी आपको नहीं बताई। यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर डायलेट करता है। ये 4 लक्षण जो प्रारंभिक तौर पर हमने बताए, पहला पिगमेंटेशन, दूसरा ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, तीसरा है यूट्रस इनलार्जमेंट, और चौथा है यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन। कैसा होता है? सविरामी, कभी रुक कर। ये 4 लक्षण पूरी की पूरी सगर्भता काल तक अर्थात 9 महीने तक लगातार देखने में आते हैं। 5वां, जो सर्विक्स है, गर्भाशय ग्रीवा जिसे बोलते हैं, वो कोमल हो जाती है 10वें सप्ताह में, सॉफ्ट हो जाती है 10वें सप्ताह से लेके 40वें सप्ताह तक। फिर बाकी ह्यागार साइन होता है, इसके विषय में आपको कुछ पढ़ने समझने की जरूरत नहीं। ये गायनेकोलॉजिस्ट इसके बारे में जानते हैं या इसके बारे में समझें, या ऑब्स्टेट्रिक्स जो की प्रैक्टिस करते हैं उनको, वो 12वें सप्ताह तक ये ह्यागार चिन्ह देखने को मिलते हैं या साइन देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर क्या है, जो उसके गर्भ के अंग हैं, यानी जो फीटल है उसका परिस्पर्शन, यानी पल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स 28वें सप्ताह से 40वें सप्ताह तक, यानी आप टच करने से ऊपर की ओर हाथ से ये महसूस किए जा सकते हैं। उसके बाद है क्या है, इंटरनल, इसे बोलेंगे इंटरनल नहीं, गर्भ प्रतिलोष्ठन। ये क्या है, 18वें से 28वें सप्ताह तक। और उसके बाद गर्भ की हृदय गति, यानी फीटल हार्ट बीट, जो 24वें सप्ताह से 40वें सप्ताह तक सुनाई देती है। और एक और चीज, बायोलॉजिकल टेस्ट एवं जो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो 4थे सप्ताह से प्रसव काल तक किसी भी समय कराए जा सकते हैं। कौन कौन से? बायोलॉजिकल टेस्ट और इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो सगर्भता के जीव की परीक्षा हेतु, यानी जो फीटस है उसके परीक्षा टेस्टिंग हेतु 4थे सप्ताह से प्रसव काल तक किसी भी समय कराए जा सकते हैं। और एक और अल्ट्रासोनिक डायग्नोसिस जो होती है या एक्सरे डायग्नोसिस होती है, उनको भी स्थिति के अनुसार वो करा सकते हैं। वह निर्भर है जो प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है, उसके विवेक, स्व विवेक पर निर्भर करता है। कुछ
सगर्भता में डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं, यानी प्रेगनेंसी टाइम पर कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होते हैं, जिनके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दें कि इसमें क्या होता है। फुल ब्लैडर यानी यूरिन के पास न होने की इतवृत्ति मिलती है, यानी ऐसा महसूस होता है कभी कभी कि पूरी तरह से ब्लैडर खाली नहीं होता। तो इसमें कब स्थिति ऐसी आती है कि कभी कैथेटर की भी प्रयोग किया जा सकता है। कुछ फाइब्रोमायोमा की कंडीशन भी इसमें देखने को मिलती है, जिसमें कि क्या है कि जब एमनोरिया के स्थान पर कभी कभी मेनोरेजिया की कंडीशन देखने को मिलती है। ये क्यों होता है? गर्भाशय के जो अंदर की पेशी होती हैं, उन पेशियों में एक फाइब्रोमा यानी अर्बुद यानी ट्यूमर की कंडीशन आती है। ये कुछ पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनको उनके विषय में कोई विशेष हमें डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ आपके सामान्य ज्ञान हेतु हमने इनके बारे में आपको बोला। अब इन सब से बाद एक और चीज है कि ट्यूबरकुल, हाँ एक और पैथोजेनिकल वो है कि इसमें एक और है कि कभी कभी ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस भी हो जाती है। पेरिटोनियल के पार्ट में कभी कभी ट्यूबरकुलर का इन्फेक्शन भी हो जाता है, वो भी एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। और कभी कभी स्यूडोसाइसिस की कंडीशन, यानी स्यूडोसाइसिस मीन्स होता है ये कूट सगर्भता। ऐसा महसूस होता है कि स्त्री जो है वो गर्भवती है, लेकिन वह जब जांच कराई जाती है तो उसमें वो गर्भवती नहीं होती। इनमें कुछ कंडीशन, जैसे पहली प्राइमरी जो हमने लक्षण बताए हैं कि उसमें है कि एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस और ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, ये 3 कंडीशन नॉर्मल तौर पर देखने को मिलने लगती हैं, लेकिन जब जांच कराई जाती है तो पता चलता है कि नहीं, यहाँ प्रेगनेंसी तो है ही नहीं। तो ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन हैं जिन पे आपको डायग्नोसिस जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट और ऑप्स के जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो करवाते हैं। ये तो आपको बताया मैंने कि सगर्भ का काल क्या होता है। इसके बाद जब गर्भावस्था हो गई, हो कंसीव कर गया, फिर प्रसूति का समय आया। प्रसूति काल के टाइम पर प्रसूति होने के बाद जब न्यू बोर्न बेबी आ गया, उस बेबी का जो पहली प्रारंभिक अवस्था यानी पहले 1-2 दिन की जो कंडीशन होती, उस समय तक जो प्रसवोत्तर देखभाल की स्थिति होती है, वह भी इसी ऑप्स की या सगर्भता की देखभाल में आती है। अब इन सब के अतिरिक्त इससे पूर्व की, ये हमने पूरा आपको डिटेल बता दी, इससे पूर्व एक और विशेष बात हम आपको बताएंगे कि जो इंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड चीज है। हम सब जानते हैं कि ओवरी से 2 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वह सामान्य तौर पर ओवरी से निकलता है, लेकिन जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो कार्पस लूटियम से निकलता है। इनके अतिरिक्त एक और हार्मोन है जिसे हम सब जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो कि एक प्लेसेंटा, एक कवरिंग होती है जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर फीटस और एम्ब्रॉय, जो एम्ब्रॉय या फीटस के लिए चारों ओर से एक प्रोटेक्टिव यानी सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। साथ ही साथ शरीर को न्यूट्रिशन तो नहीं बोले, ऑक्सीजन, यानी जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, श्वास की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं, श्वास की प्रक्रिया, रेस्पिरेशन की कंडीशन जो होती है वो इसी के माध्यम से होती है। जो इसका प्लेसेंटा होता है, यह कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन द्वारा जो स्रावित होता है, उस सामान्य तौर पर यह एक उसका गेस्टेशन का या गर्भ भाग का एक उत्पाद माना जाएगा, प्रोडक्शन माना जाएगा। और यह अजन्मे शिशु पर रक्षण का प्रभाव यानी प्रोटेक्टिव इन्फ्लुएंस का प्रभाव
करता है। और यह हार्मोन सामान्य तौर पर यूँ माना जाए कि जो अजन्मा शिशु है, जो गर्भस्थ शिशु है, उसको प्रोटेक्शन प्रदान करने वाला होता है। और इस हार्मोन के अभाव में प्रायः देखा गया है, इसकी कमी में और अभाव में एबॉर्शन की संभावना रहती है। ध्यान देने वाली बात है कि गर्भावस्था के पहले 6 सप्ताहों में जो ओवरी है, उससे प्रोजेस्टेरॉन के उत्पादन में इस हार्मोन का प्रमुख प्रभाव होता है। इस प्रकार यह गर्भावस्था के सांतप्य या कॉन्टिन्यूएशन के लिए अनिवार्य होता है। सभी को समझ में आ गई कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब एक और आपको एक विषय पर और ले जाएंगे, उसकी चर्चा भी कर दें। सामान्य तौर पर हम सभी प्राणी यानी हम सभी मानव प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स में जो मैमल्स हैं, मैमल्स में भी आपने देखा होगा चूहे हैं, खरगोश हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं, इनमें भी एक प्रकार ये सारे हार्मोन बनते हैं। कार्पस ल्यूटियम जो ये हमारे मानवों में कार्पस ल्यूटियम जो देता है वो कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन देता है। लेकिन उनमें एक और एक्स्ट्रा हार्मोन बनता है, वो कहलाता है रिलैक्सिन। और वो रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है, जब डिलीवरी होती है तो वह प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स प्रदान करता है, जिससे डिलीवरी सुगम हो जाए, सामान्य हो जाए। लेकिन मानव में इसका कार्य कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मानवों में रिलैक्सिन की तरह एक हार्मोन है। अंतर सिर्फ यह है कि ऑक्सीटोसिन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन है, जिसका टारगेट ऑर्गेन कौन होता है? ब्रेस्ट होते हैं, वजाइना होती है और प्यूबिक सिम्फाइसिस का पार्ट होता है। जब कपुलेशन का टाइम होता है, यानी जब कंजुगेशन की प्रक्रिया होती है, उस टाइम पर फीमेल में वजाइना का कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन जो क्रिया होती है, वो भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होती है। और जब डिलीवरी होने का टाइम होता है, उस समय जो प्यूबिक सिम्फाइसिस डायलेट करता है, तो वह भी ऑक्सीटोसिन के कारण से होती है। यही कारण है कि डॉक्टर्स ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। तो अब ये तो हमने आपको जनरल व्यू आपको बता दिया इसके विषय में कि क्या क्या। अब बात आती है कि हमें उसी के अनुसार जो ये 3 फेज बांटी हैं, उसी के अनुसार योग का मैनेजमेंट उनको गर्भवती स्त्रियों को देना है। ध्यान रखने की बात है, गर्भवती स्त्री की प्रारंभिक जो 3 महीने की अवस्था है, उसमें हम सामान्य छोटे छोटे जो कुछ विशेष प्रकार के योगाभ्यास हैं उनको करा सकते हैं। किंतु मध्यकाल बीच वाली अवस्था में और उत्तर काल की अवस्था यानी 6 महीने से तीसरे चौथे महीने से लेकर 9वें महीने तक की स्थिति में बहुत सोच समझ के एवरी फीमेल की जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आधार पर, उनकी इंटरनल एबिलिटी जो है उसके आधार पर, और उनकी जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसके आधार पर योग के छोटे छोटे आसनों का प्रयोग करवा सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान देने वाली बात है, कोई भी क्रिटिकल आसन ऐसी सगर्भा स्त्रियों से नहीं कराए जा सकते। आखिरी के जो 3 महीने होते हैं उत्तर प्रसवोत्तर काल में, उसमें थोड़ा इनकी जो वो रैपिड टाइम है, यानी एक्सेलरेशन, त्वरित स्थिति ना हो के बहुत मंदित स्थिति में आसनों का अभ्यास कराया जाता है। शुरुआती अवस्था में कुछ ऐसे आसन करवाए जाएं जिनसे कि जो प्यूबिक सिम्फाइसिस का एरिया है उस पर धीरे धीरे डायलेस होने और क्रमांकुचन की स्थिति यानी डायलेस और कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति पर धीरे धीरे उन पर प्रभाव जाए और वो डिलीवरी सुगम हो सके, ऐसे आसनों को हम चुनते हैं। विशेष बात ध्यान देने की है कि इस पूरे सगर्भता काल में गर्भिणी स्त्री की मानसिक स्थिति जो होती है वह बहुत वेरिएंट होती है। मूड स्विंग यानी क्या बोलते हैं उसे,
मूड जो है स्थिर नहीं रहता, मन की गति स्थिर नहीं रहती, ऐसी स्थिति वाली जो स्त्रियां होती हैं उनके लिए छोटे छोटे सूक्ष्म प्रयोग ध्यान के, योग निद्रा के बहुत सहायक होते हैं। छोटी छोटी सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हाथों पैरों की और सामान्य छोटे छोटे जो सूक्ष्म यौगिक आसनों से संबंधित, जैसे कटी चक्रासन हल्की स्थिति में आप बैठे बैठे करा सकते हैं। हल्की स्थिति, बहुत धीरे धीरे हल्के मूवमेंट के साथ प्रारंभिक अवस्था में कराया जा सकता है, जिससे उनकी मूवमेंट ठीक रहे। सबसे खास बात, बैक जो वर्टिब्रल कॉलम है यानी बैक, लोअर बैक है, वहां पर पेन होने की संभावना होती है। तो ऐसे आसनों का या ऐसी छोटी छोटी क्रियाओं का, यौगिक सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कराया जाए जिनसे उन्हें उसमें रिलैक्स फील हो। ये तो विशेष ध्यान देने की बातें हैं। इनका एक अलग सिस्टम है, वो हम आपको उस पे व्हाट्सएप पे भेज देंगे कि कब किसको कौन सा आसन और प्राणायाम की प्रक्रिया करानी। हाँ, इसमें आप नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, यह आप सामान्य तौर पर करा सकते हैं। इनका कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखने की बात, कपालभाति, भस्त्रिका मोस्ट रिस्ट्रिक्टली पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, निषेधित हैं। ऐसी स्त्रियों को कराना नहीं चाहिए। उनके लिए आप सामान्य स्थिति में बहुत स्लो मोशन में श्वास को लें और फिर एक्सेल करें, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। नाड़ी शोधन का जो प्राणायाम होता है इधर उधर करा जाता है, इसमें आप सामान्य धीमी गति में श्वास प्रश्वास लेने की प्रक्रिया को आप करा सकते हैं। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं। प्राणायाम भी समझ में आ गया, आसन भी समझ में आ गया, ध्यान भी समझ में आ गया। सबसे खास चीज है ओम चैंटिंग और प्रेयर। इसमें बहुत मोस्ट इफेक्टिव चीजें होती हैं, खास करके मॉर्निंग के टाइम की टीडीएस प्रेयर उन्हें बोलें और ओम चैंटिंग टीडीएस तीनों टाइम करवाया जाए। उससे उन पर तो प्रभाव जाएगा जाएगा, साथ ही बच्चे पर भी अच्छा प्रभाव जाएगा। बच्चे की जो स्थिति होगी वो बहुत अच्छी होगी, मानसिक स्थिति से उसकी बहुत अच्छी होगी। अपने यहाँ गर्भ संस्कार का कोर्स भी चलता है, उसके अनुसार अगर देखा जाए कभी क्लास लगेगी तो हम तुम लोगों को गर्भ संस्कार की जो विशेष प्रविधियां हैं उनके बारे में भी कभी डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि कल को तुम ही लोग आने वाले समय में आगे के जो भविष्य के नागरिक बनोगे, तो तुम्हें आगे जो और आने वाली संतानें हैं वो तुम ही लोगों को देनी है। तो वो संतानें भारत में ऐसी हों जो उच्च कोटि की हों, उनका मानसिक स्तर ऊंचा हो, उनका भावनात्मक स्तर ऊंचा हो और वो आध्यात्मिक स्तर में भी उत्कृष्ट हों। तो वो तब संभव है जब आप उन चीज़ों को खुद में आत्मसात कर लें तब। तो उसके लिए हम एक अलग से तुम लोगों की क्लास ज़रूर लेंगे। इससे कोई लेना देना नहीं कि क्लास कब होगी कब नहीं होगी। तुम लोग अगर इंटरेस्टेड होगे, कभी रिक्वेस्ट करोगे तो हम एक क्लास तुम लोगों की अलग से लेंगे। तो आज का लगभग इस जो विषय हमने चुना था उसमें कोई किसी भी प्रकार का शक शुबा हो जो नहीं समझ में आ रहा हो तो वो मेरे से अभी पूछ सकते हो। बच्चे लेफ्ट कर गए। सत्यम, कितने थे हाईएस्ट, कितने हुए थे? नहीं, 14-15 थे। चलो, तो अभी इतनी मतलब 14 तो अब भी दिख रहे हैं, 14 हैं, 14 ही लोग तो अब भी दिख। हाँ, तुमने ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया? नहीं लिया? ले लिया। और वो कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया। तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछो भाई, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लो 2-4 मिनट के लिए, जो ना समझ में आया हो। आज हम बहुत बोले हैं तो थोड़ा सा बताओ, कुछ ना समझ में आया हो तो वो पूछ लो। हाँ, एक चीज़ और, हमने पिछली जो क्लास गायनेकोलॉजी की ली थी वो बड़ा हम बहुत डिस्टर्ब थे उस समय, थके बहुत ज़्यादा थे। हमें लगा कि हमने सही सीक्वेंस से वो क्लास नहीं ली है और मेरे को पूरी उम्मीद है तुम लोग को आधी समझ में आई, आधी नहीं समझ में आई। हो सकता है सिलेबस समझ में आओ, सीक्वेंस समझ में आ गया हो, लेकिन हम अगला जो क्लास लेंगे वो उसमें हम थोड़ी देर गायनेकोलॉजी का भी फिर से इंट्रोडक्शन दे देंगे, तो जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो।
हाँ बेटा, अब इसके बाद बताओ, अब एक ही चीज बचती है, कैंसर शायद रह गया है ना? कोई है नहीं, और बच्चे कहाँ हैं, केवल ओंकोलॉजी है ना, वो रह गया है। वो हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, फिर क्या करेंगे उसके लिए। अगर जरूरी थोड़ी कि जून में अगर सारी क्लासेस खत्म होंगी तो जुलाई में तुम लोग तो रहोगे, हम क्लास ले लेंगे। ठीक है, तो आज का ओवर करें। हेलो, थक गए ना 1 घंटे में? ठीक है बेटा, है कोई अगर क्वेश्चन हो तो उससे व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो, हम बता दिया करेंगे। ठीक, ओके बेटा, वेलकम बेटा।